नमस्कार। सचमुच साहित्य स्वयं में विशिष्ट होता है और जब बात आती है हिंदी साहित्य के इतिहास की तो सर्वाधिक प्रामाणिक तथ्यों से लबरेज आधुनिक काल के इतिहासवेत्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल अवश्य में स्मरण हो आते, क्योंकि कई विद्वज्जनों में इनका नाम इस क्षेत्र में आज भी अग्रगण्य है। या यूं कहें कि हिंदी साहित्य के इतिहास को नव्य स्वरूप में ढालने एवं पठन पाठन की दृष्टि से सुलभ एवं सुगम बनाने में जितना महद योगदान इनका है, वैसा शायद ही अन्यत्र प्रतिभासित हो। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यही कारण है कि उसकी चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ ही साहित्य का स्वरूप भी परिवर्तित होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य स्थापित करना ही वास्तविक रूप में साहित्य का इतिहास कहा जाता है। यह बहुत हद तक राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुरूप होती है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन अत्यावश्यक है। आज मैं आपके समक्ष विषय के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियां लेकर आई हूं। तो चलते हैं अब विषय की ओर। हिंदी साहित्य का आदिकाल वैसे तो आज भी इतिहासकारों की दृष्टि में काल और रचना की दृष्टि से विवादास्पद ही रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और अन्य इतिहासकारों ने गहन अध्ययन और अनुसंधानोपरांत यह स्वीकार किया कि इसका काल वस्तुतः 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक प्रसरित रहा। आचार्य शुक्ल ने इसका मुख्य साहित्य वीर गाथा संबंधी रचनाओं को माना, अतः इसका नाम वीर गाथा काल उपनाम से संबोधित किया। हिंदी जिस रूप में अपनी पूर्ववर्ती अपभ्रंश की परंपरा से अनुप्राणित होकर अपने काव्य विषय एवं काव्य रूप का निर्माण कर रही थी, इससे स्पष्ट होता है कि हिंदी भाषा को अपने स्वतंत्र अस्तित्व की ज्यादा अपेक्षा थी। इस काल की एकमात्र विधा काव्य ही थी, इसलिए काव्य साहित्य की ही प्रवृत्तियां हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां बनी। वीर गाथात्मक साहित्य ही इस काल की साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं। भावधारा की दृष्टि से सिद्ध और नाथ साहित्य की रचनाओं के दोहों के आधार पर प्रवृत्ति मूलक कारक हमारे समक्ष आते हैं। वहीं दूसरी ओर जैन मुनियों की कृतियों में सरल साधारण नीति एवं उपदेश के निरूपण भी दृष्टिगोचर होते हैं। दोहा आदिकालीन हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध छंद है, जो अपभ्रंश से आयातित है। धर्म, उपदेश आदि के अतिरिक्त सुभाषित, श्रृंगार और चेतावनी आदि कई प्रकार के विषयों में इसका प्रयोग अपभ्रंश में हुआ है। अपभ्रंश के कथात्मक काव्य का प्रभाव भी प्रबंधात्मक रचनाओं में परिलक्षित होता है। कीर्तिलता, जो विद्यापति की रचना है, तथा पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई की रचना में भी यह प्रदर्शित है। रासो ग्रंथों में भी बहतायत में यह दृष्टिगत होता है, जो दो रूपों में मिलते हैं। पहला विविध छंदों में तथा दूसरा कथा गायन के रूप में। अनेक मात्रिक छंदों, दोहे, चौपाइयों के सम्मिश्रित रूप इस काल की रचनाओं में परिलक्षित है। भक्ति काल या परिवर्तित हिंदी रचनाओं के रूप में पूर्व रूप में इस काल के साहित्य में विद्यमान थे। वीर गाथा काल की रचनाओं में ऐतिहासिक कथा काव्य, श्रृंगारिकता एवं लौकिक कथा काव्य, ये तीन प्रमुख प्रवृत्तियां यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। अब मैं आती हूँ आदिकाल अपभ्रंश बनाम हिंदी की ओर। अपभ्रंश साहित्य के विभिन्न स्रोतों और उसकी परंपराओं के अध्ययन के उपरांत यह जिज्ञासा उन्मुख हुई
कि क्या अपभ्रंश को हिंदी माना जाए, क्योंकि विविध साहित्यकार इतिहास लेखन में अपभ्रंश साहित्य को ही उसकी पूर्व पीठिका स्वीकार करते रहे। आचार्य शुक्ल ने इसे प्राकृत भाष हिंदी तो गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा। सिद्ध सामंत काल की सार्थकता सिद्ध करते हुए राहुल जी भी अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी का रूप ही मानते हैं। प्रकारांतर से सभी ने अपभ्रंश को ही हिंदी का पूर्व रूप स्वीकार किया है, किंतु वास्तव में भाषा वैज्ञानिकों ने अपभ्रंश और हिंदी को दो भिन्न स्वतंत्र भाषाएं माना है। अपभ्रंश की रचनाओं में 3 प्रकार के बंध प्रमुखता से प्रयुक्त हुए हैं। पहला दोहा बंध, दूसरा पदड़िया बंध और तीसरा गेय बंध। इनके अतिरिक्त छप्पय, कुंडलिया आदि भी मिलते हैं, किंतु इतना निश्चित है कि अपभ्रंश और हिंदी भाषा साहित्य दोनों में गहरा संबंध है। भाषा, भाव, छंद विधान, काव्य रूप और काव्य रूढ़ियां आदि सभी दृष्टियों से हिंदी अपभ्रंश की ऋणी है। अपभ्रंश के चरित काव्यों का स्पष्ट प्रभाव हिंदी के रासो काव्य पर देखा जा सकता है। भक्ति काल में जो संत काव्य लिखे गए उन पर सिद्धों और नाथों का स्पष्ट प्रभाव है। यदि कहें कि संत काव्य की पृष्ठभूमि वहीं तैयार हुई थी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनकी खंडनात्मक प्रवृत्ति उलटवासियों एवं दृष्टिकूटों का पूर्व रूप यही उपलब्ध होता है। श्रृंगारकालीन नक्श वर्णन, षड ऋतु वर्णन, श्रृंगार अतिरेक के चित्रण सभी अपभ्रंश काव्य से मिलते जुलते हैं। हिंदी में जिन मात्रिक छंदों का प्रचलन प्रचुरता में हो रहा है उनके पूर्व रूप यहीं उपलब्ध हैं। पद्धरी, दोहा, चौपाई, सवैया, घनाक्षरी, छप्पय, कुंडलिया, रोला आदि कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, जायसी की पद शैली का पूर्व रूप अपभ्रंश में ही वर्तमान है। रासक काव्य रूप अपभ्रंश से ही हिंदी में आया। प्रबंध काव्यों में मंगलाचरण, आत्मनिवेदन, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा, संवादात्मक कथा शैली आदि के लिए हिंदी अपभ्रंश का ही अनुग्रही है। सभी साहित्यकारों के मतैक्य में यथार्थतः यह कहा जा सकता है कि पुरानी हिंदी का विकास अपभ्रंश से ही निश्चित है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस काल में 2 प्रकार की रचनाएं हुई। पहला अपभ्रंश की, दूसरा देश भाषा की, जिसमें 8 काव्य ग्रंथ समुपलब्ध हैं। पहला खुम्मान रासो, दूसरा बीसल देव रासो, तीसरा पृथ्वीराज रासो, चौथा जयचंद प्रकाश, पांचवा जय मयंक जस चंद्रिका, छठा परमाल रासो, सातवां खुसरो की पहेलियां और 8वां विद्यापति की पदावली। इनमें से प्रथम 6 कृतियां वीर गाथाओं से संबंध रखती हैं तथा 2 स्वतंत्र रचनाएं हैं। आदिकाल की प्रतिनिधि रचनाएं स्वयं साहित्यिक प्रवृत्तियां। ये साहित्यिक प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। जाहिर सी बात है कि हिंदी का आदिकाल अत्यंत विवादास्पद रहा, फिर भी अति महत्वपूर्ण भी है। हिंदी संस्कृत अपभ्रंश के प्रभावों को आत्मसात करती अग्रसर होती गई और वास्तव में इस युग की साहित्यिक पृष्ठभूमि अत्यंत समृद्ध रही थी। एक और संस्कृत के प्रकांड विद्वान क्षेमेंद्र, महिम भट्ट, आचार्य हेमचंद्र, विश्वनाथ आदि ने काव्य शास्त्र के विविध अंगों को समृद्ध बना संस्कृत आलोचना शास्त्र को एक प्रकार से पूर्णता की चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। श्री हर्ष, भोज, सांगदेव, जयदेव आदि श्रेष्ठ कवियों ने इसी काल में श्रेष्ठ साहित्य का सृजन भी किया। दूसरी तरफ अपभ्रंश साहित्य जैन धर्म का आश्रय प्राप्त कर कथा काव्यों और मुक्तकों का सृजन कर रहा था।
इस काल का साहित्य 3 रूपों में रचित है। पहला राजाश्रित, दूसरा धर्माश्रित और तीसरा लोकाश्रित। रासो ग्रंथ के साथ खुसरो की पहेलियां या मुकरियां विशुद्ध लोक परंपरा की उपज थी। विद्यापति की पदावली लोक गीतों का अनुसरण करती प्रतीत होती थी। साहित्यिक सौष्ठव की दृष्टि से रासो काव्य ग्रंथ परिपक्व साहित्य कृतियों के रूप में स्वीकार किए जाते रहे। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल में हमें रासो ग्रंथों की ही प्रधानता मिलती है। यह परंपरा ऐतिहासिक वीर पुरुषों के चरित गायन के रूप में विकसित हुई। इसी काल में एक ऐसे कवि का प्रादुर्भाव हुआ जो संपूर्ण पूर्ववर्ती काव्य परंपरा से अछूता रहकर एक ऐसी भाषा में ऐसे साहित्य का सृजन कर रहा था जो परंपरागत एवं समकालीन साहित्य एवं भाषा रूपों से भिन्न था, और वह था अमीर खुसरो, साथ ही विद्यापति भी। ऐसे ही कवि थे जिन्होंने लोक भाषा मैथिली में पदावली की रचना कर भक्ति, नीति और श्रृंगार का सम्मिश्रण कर नवधारा का निस्सरण किया। इस प्रकार आदिकाल में उन भाषा रूपों तथा काव्य रूपों का जन्म हो चुका था जिन्होंने कालांतर में विकसित होकर हिंदी साहित्य को पल्लवित किया था। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, बिहारी आदि के उस समृद्ध साहित्य के प्रणेता संभवतः कभी भी नहीं बन पाते यदि अपने पूर्वजों की यह भाषा और काव्य परंपरा विरासत में उन्हें न मिली होती। इस काल में मुख्यतः 3 प्रकार की रचनाएं हुई। पहला ऐतिहासिक काव्य रचनाएं, दूसरा श्रृंगार परक काव्य रचनाएं और तीसरा लौकिक काव्य रचनाएं। पुरानी हिंदी का व्यापक काव्य भाषा का ढांचा ब्रज और खड़ी बोली का था। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज भाषा तथा मध्य देश की भाषा के संयोग से जो भाषा बनी वह पिंगल कहलाई। यह पारसी, अरबी, तुर्की से भी मिलती है। मैथिली भी हिंदी की विभाषा मानी गई। इसी कारण विद्यापति भी हिंदी के कवि माने गए। अतः हम कह सकते हैं कि यह काल भाषाई संक्रांति काल था। यह भाषा जन जन की भाषा के रूप में विकसित हुई। कथानक शैलियां काफी प्रचलित हुई। इनके शिल्पगत वैशिष्ट का महत्वपूर्ण पहलू है इनकी गीति परकता। अतः गीति काव्य काफी प्रचलित हुआ। चंद्रवर दाई ही एकमात्र ऐसे कवि आदिकाल के हैं जिन्होंने अपने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में रास, रासक, छप्पय, चौपाई, चरचरी और दोहा जैसे अनेक प्रकार के छंदों का उपयोग किया है। साथ ही कुंडलिया, रोला, गाथा, सोरठा जैसे छंदों का भी सहजता से प्रयोग हुआ। वास्तव में आदिकाल हिंदी साहित्य के निर्माण का काल है। जहां एक और हिंदी भाषा खुद अपना अस्तित्व ढूंढ रही थी, वहीं उसमें साहित्य सृजन भी हो रहा था। अपनी पूर्ववर्ती परंपरा का दाय स्वीकार करती हुई कुछ और भी अभिनव उपक्रम कर रही थी। सही में हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें भी आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियां अपने आप में अनूठी और अनुपम थी। आपके मंतव्य हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हैं। अतः आप अपना वक्तव्य, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। आज बस इतना ही।